पढ़े थे यहाँ पे। ये यहाँ पे देख लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन तक हम पहुँच गए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर जब डिफरेंशिएशन अप्लाई किया जाता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स, जब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स। तो जब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर हम डिफरेंट डेरिवेटिव लेते हैं तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, आपको याद रखने होंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो होता है कॉज एक्स, tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, और सेकंड x का डेरिवेटिव सेकंड x tan x, ठीक है। cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x, cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, ठीक है। और कोसिकेंट x का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंट x cot x, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशंस की जाती हैं तो एक याद रखने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में शुरू में c आता है, ठीक है, c से शुरू होता है, जैसे कॉज, कॉट और कोसिकेंट, तो ये अल्फ़ाबेट्स, इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट c है। तो जो भी c वाले से शुरू हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके डेरिवेटिव लेने पर उसमें माइनस आता है, माइनस, यहाँ भी माइनस आता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिखी हुई नहीं है माइनस, ठीक है। और इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स का भी माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ठीक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हैं लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशंस। लॉग वाले फंक्शंस यानी नेचुरल लॉग वाले फंक्शंस, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ये रूल है कि जहाँ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिखा हो उसका डेरिवेटिव इस तरह से लिया जाता है 1/x, ठीक है। जो भी फंक्शन में मौजूद होगा, इस ब्रैकेट में जो भी मौजूद होगा उसको हम 1 डिवाइडेड बाई एक्स लिख देंगे, ठीक है, उस फंक्शन को लिखेंगे। और फिर उसी फंक्शन का एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्योंकि ये दोनों सेम है, ऊपर भी डी एक्स नीचे भी डी एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। आंसर सिर्फ 1/x रह जाता है, ठीक। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ln 2x। ये अगर आपके, ये तो था ना x, अब अगर आपके पास यहाँ पे 2x मौजूद हो तो अब आप इसका कैसे डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, हम पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ln 2x, ठीक है, और इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/x, ठीक है। ये आपके पास 1/2x आएगा, सॉरी, ठीक है, 1/2x, जो भी इस फंक्शन मौजूद होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 2x, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इसी 2x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। और जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा तो 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो dx से कैंसिल होकर सिर्फ इसका आंसर बचता है 2। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2x और साथ में ये 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर। इसके बाद प्रोडक्ट रूल, u v, ये दो फंक्शंस हैं x और y, x के फंक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ u की जगह x+1 हो सकता है, v की जगह x² हो सकता है, कुछ भी x की वैल्यूज हो सकती हैं। तो जब आप इनका प्रोडक्ट के अंदर डेरिवेटिव लेते हैं तो इसमें फर्स्ट फंक्शन u एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस का लगा के साइन, सेकंड को हमने कांस्टेंट रख लेना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, ठीक। तो ये है रूल, ठीक है। जैसे ये देखें y इज इक्वल टू साइन एक्स डॉट एक्स की पावर 2। अब ये दो फंक्शंस हैं, इसको आप u कंसीडर कर लें साइन एक्स को, और इस एक्स स्क्वायर को हम v कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करना हो तो आप ये रूल फॉलो करवाएंगे, पहले साइन एक्स कांस्टेंट, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव,
फिर प्लस का साइन और फिर v यानी कि एक्स स्क्वायर कांस्टेंट और फिर इस साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आज के टॉपिक पर, ठीक है। ये कुछ डेरिवेशंस के आपको छोटे छोटे रूल्स मैं साथ साथ समझाता जा रहा हूँ। इनको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है रूल्स पे, और इनको याद करना है ताकि ये आपको बाद में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास जो टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, टॉपिक 4.8.1, ठीक है। ये टॉपिक है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में सबसे पहले जो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म दी गई है, या जो पहला प्रिंसिपल दिया गया है, वो यहाँ पे ये है। जी ओके, चल। अच्छा, पहली इसकी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की पहली फॉर्म वो क्या है? पहला प्रिंसिपल वो ये है कि ये इसकी स्टेटमेंट देखें, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, यानी ये किसी मेजरमेंट की बात की जा रही है कि किसी चीज़ को मेजर करना इम्पॉसिबल है। किस चीज़ को? साइमल्टेनियसली बोथ, यानी दो चीज़ों को मेजर करना इम्पॉसिबल है एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ। बोथ कौन कौन सी दोनों चीज़ें? पोजीशन एंड मोमेंटम, कि मोमेंटम और पोजीशन इन दोनों को एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। किसके लिए? ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी एक छोटे से जर्रे के लिए जब आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेसी के साथ और सर्टेनिटी के साथ, जिसमें कोई गलती ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट के साथ अब उसको बताना चाहें तो उसको मेजरमेंट इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब देखें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, जिसमें डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहाँ पे इसको आपने यहाँ से ये देखें ज़रा कि पोजीशन किसी भी इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये छोटा सा आपको डॉट नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को नोट किया जाता है एक्स के साथ, ठीक है। एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मोमेंटम को हम जनरली पी से डिनोट करते हैं, पी इज द मोमेंटम। अब आपको पता है, कल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो चेंज है, चेंज उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा के साथ। ये डेल्टा, ठीक है, डेल्टा के साथ चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है, अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो पोजीशन में जो चेंज है उसको हम डेल एक्स के साथ नोट डाउन करेंगे, और मोमेंटम में जो चेंज है उसे हम डेल पी के साथ नोट करेंगे, ठीक है। अब इसको चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं, इसको चेंज इन पोजीशन भी कह सकते हैं, और चेंज को ही अनसर्टेनिटी बोला जाता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी। इस सारी बात का मतलब ये है कि अगर आप पोजीशन मेजर करते हैं
तो आपको एक खास चेंज नजर आता है उस पोजीशन में, यानी आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलती, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलती, बल्कि उसकी जगह चेंज इन पोजीशन मिलती है। ठीक है, और मोमेंटम भी एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ नहीं मिल सकते। ठीक है, साइमल्टेनियसली अलग अलग दोनों को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि हम इन दोनों को अलग अलग मेजर कर सकते हैं, यानी एक वक्त में हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं, और एक वक्त में हम मोमेंटम भी एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि दोनों ही एक साथ बताया जाए, मोमेंटम भी बताया जाए और उसी वक्त मुझे पोजीशन भी साथ ही साथ बताया जाए, तो फिर आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बता सकते। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसकी रीज़न क्या है कि हम क्यों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में एग्जांपल ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, आप कोई भी पार्टिकल की बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फर्ज कर लें हम इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन और मोमेंटम दो चीज़ें फाइंड करना चाहते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हम एक्स रेज यूज़ करते हैं, एक्स रेज यूज़ की जाती हैं। ठीक है, एक्स रेज यूज़ की जाती हैं पोजीशन मेजर करने के लिए, और साथ ही साथ मोमेंटम भी मेजर करने के लिए यही एक्स रे यूज़ की जाती है। ठीक है, अच्छा, एक्स रेज इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही, ये मैंने एक छोटा सा फोटोन ड्रॉ किया है, ये एक छोटी सी वेव बनाई है जिसमें वेवलेंथ बहुत छोटी है। वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये वेवलेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है ना, नीचे वाली वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, नीचे ऊपर जो वाली वेवलेंथ है वो काफ़ी छोटी है। ठीक है, छोटी वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ काफ़ी छोटी है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करनी है तो हमें कोई ऐसा ही फोटोन चाहिए जिसकी वेवलेंथ छोटी से छोटी हो, ताकि वो फोटोन, वो एक्स रे हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर कोलाइड करे। ठीक है, और उस कोलिजन से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे पास उसकी पोजीशन क्या है। यानी अगर एक्स रे वेवलेंथ छोटी होगी तो हमें उससे एग्जैक्ट पोजीशन मालूम होगी। वेवलेंथ छोटी होगी, ये देखें, ये वेवलेंथ छोटी वेवलेंथ है ना, छोटे से छोटा वेवलेंथ है तो छोटे से छोटा पार्टिकल को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो हमें पोजीशन एग्जैक्ट मालूम हो सकेगी। ठीक है, अब एक चीज तो हमने देख ली कि हमने पोजीशन देख ली। ठीक है, अच्छा, अब साथ ही साथ दूसरा रिलेशन भी इसका देख लें कि जब वेवलेंथ छोटी होती है तो एनर्जी उसकी हाई होती है। एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अगर आपके पास लैम्डा यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी उस एक्सरे की। ठीक है, और अगर वेवलेंथ कम होती है तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, अब इसी रिलेशन को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि इस फोटोन की एनर्जी क्या है। अब अगर आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक्सरे है, ये वाला, इस एक्सरे की वेवलेंथ बहुत छोटी है। ठीक है, वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो वेवलेंथ छोटी होने की वजह से जो आपके पास इसकी एनर्जी है वो बहुत हाई एनर्जी होगी। ठीक है, एनर्जी हाई होगी। अब अगर एनर्जी हाई है तो हाई एनर्जी फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाके स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, तो ये अपना मोमेंटम इसमें ऐड कर देगा। कोलिजन हो रही है ना, तो कोलिजन में क्या होगा, मोमेंटम एक बॉडी का जो पार्टिकल है उस रे का, वो दूसरे में ट्रांसफर होगा, एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होगी। तो ये छोटे से छोटे वेवलेंथ वाला जब फोटोन जाके स्ट्राइक करता है हाई एनर्जी की वजह से, इलेक्ट्रॉन में हाई मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है। तो हमें पोजीशन तो एग्जैक्ट मालूम हो गई, लेकिन
मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा उसी वक्त मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा क्योंकि हमने हाई एनर्जी फोटोन यूज़ किया है। चलिए कम एनर्जी वाला फोटोन यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम कम एनर्जी वाला फोटोन यूज़ करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मालूम हो सकता है। ठीक है, एनर्जी कम होनी चाहिए तो हमें एग्जैक्ट मोमेंटम मालूम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कम एनर्जी के लिए वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। हम एक ऐसी वेवलेंथ वाला लाइट लेते हैं जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा है। ये लिए माइक किसी का ऑन है वो बंद कर दें अपना, बेटा माइक बंद कर दें। तो अब हमने कम एनर्जी फोटोन के लिए ज़्यादा वेवलेंथ वाला फोटोन लिया। ये देखें इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है ना, तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो हमें मोमेंटम एग्जैक्ट मालूम हो सकेगा। चलिए देखते हैं, अब मोमेंटम हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने वेवलेंथ ज़्यादा रख ली है। लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा करने से ये देखें एक और दूसरी क्रेस्ट के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत छोटा पार्टिकल है, तो वो हमारे इस दो क्रेस्ट के दरमियान भी लाई कर सकता है। यानी अब ये इतना बड़ा फोटोन है कि जो जिसकी इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन के जो चांसेस हैं वो कम हो गए हैं। पहले छोटा फोटोन था तो उसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करना ही करना था, लेकिन क्योंकि अब जिस वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं, जिस फोटोन को यूज कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई है, तो अब इस कोलिजन के जो चांसेस हैं वो बहुत मिनिमम चांसेस हैं, वो बहुत कम हो गए हैं चांसेस। तो जब कोलिजन के चांसेस कम हो गए हैं तो इसका मतलब आपके पास जो पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन, वो हमें मालूम नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो अगर आप मोमेंटम को एग्जैक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो हाई वेवलेंथ वाला फोटोन यूज करते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। अगर एनर्जी कम होगी तो मोमेंटम में चेंज कम आएगा, और जब मोमेंटम में चेंज कम आएगा तो हमें एग्जैक्ट मोमेंटम मालूम हो सकेगा। चेंज नहीं होगा ना, जब चेंज नहीं होगा मोमेंटम तो फिर हमें मोमेंटम एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जब हम ये यूज़ करते हैं ये फोटोन, तो इससे तो पोजीशन ख़राब हो जाती है, हमें एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं हो पाती, पोजीशन में चेंज ज़्यादा आ जाता है। अगर ये फोटोन यूज़ करते हैं तो इससे मोमेंटम ख़राब हो जाता है, मोमेंटम में चेंज ज़्यादा आ जाता है। तो हम एक्चुअली एक ही चीज़ यूज़ करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए, पोजीशन या मोमेंटम, और वो क्या चीज़ है, वो है एक्सरे। और उस एक्सरे की जो लेंथ है, वेवलेंथ, या तो वो एक वक्त में छोटी हो सकती है या फिर वो एक वक्त में बड़ी हो सकती है। तो हम दोनों में से एक सिलेक्ट करते हैं, तो इसलिए एक वक्त में हम सिर्फ एक ही चीज़ बता सकते हैं, या तो पोजीशन या फिर मोमेंटम। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम इसी तरह से बताते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिलेशन है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन पोजीशन, वो है डेल एच ओवर डेल पी, एच ओवर 4 पाई। ठीक है, अब इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है जो मैंने बातें बता दी हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ये याद रखना है ये इक्वेशन डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच ओवर 4 पाई। एक ये इक्वेशन आपने याद कर ली है। उसके बाद इफ़ वन क्वांटिटी इज नॉन, हाँ जी, अगर आपके पास एक क्वांटिटी हमें पता हो, ये देखें ज़रा, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि डेल एक्स को मैंने ज़ीरो कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेल एक्स की ज़ीरो, यानी मैं कह रहा हूँ कि जो पोजीशन के अंदर जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन मालूम हो रही है, तभी चेंज पोजीशन के दरमियान कोई नहीं होगा, कुछ भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, यानी एग्जैक्ट पोजीशन मालूम हो रही है। ठीक है, और जब एग्जैक्ट पोजीशन मालूम हो रही होगी तो फिर अगर इस डेल एक्स को हम इस साइड पे डिवाइड करवा दें, ये देखें डेल एक्स को डिवाइड करवा दिया तो डेल पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये ज़ीरो। तो सर जब ये ज़ीरो पुट करेंगे जी, सर 805 को ऐड कर लें, वो कब से ट्राई कर रहे हैं। सर 824 को भी।
जी क्या बताया? 803 805? यस सर 805। ओके 805। उसके अलावा और? जी 805 के अलावा और किसका रोल नंबर ऐड करना है? सर 824। 824। ओके अगर हम डेल एक्स की ज़ीरो करते हैं तो डेल एक्स को अगर ज़ीरो पुट किया जाए तो ये 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, कुछ भी अगर हम ज़ीरो पे डिवाइड करवा देते हैं तो वो चीज़ इन्फिनिटी हो जाती है। तो इसका मतलब डेल पी इन्फिनिटी हो गया, यानी चेंज मोमेंटम में जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी हमें मोमेंटम की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, हमें उसमें चेंज नज़र आएगा, हमें मोमेंटम की एग्जैक्ट वैल्यू कभी नज़र नहीं आएगी, वो चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, डेल वी डेल एक्स एच ओवर 4 पाई एम। ये क्या है? ये अनसर्टेनिटी वेलोसिटी फॉर्म है। यानी हम ये कहते हैं कि मोमेंटम, ठीक है सॉरी, मोमेंटम से अगर हम मोमेंटम की वैल्यू होती है ना एम वी, तो एम तो मैस कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है डेल वी। तो मैथ्स को हम डिवाइड करवा देते हैं, डेल वी और डेल एक्स इधर रहने देते हैं। तो यहाँ से ये समझ आता है कि वेलोसिटी और पोजीशन, इन दोनों को भी हम एक वक्त में साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन नहीं कर सकते। ठीक है, रफ्तार और इलेक्ट्रॉन की जगह एक ही वक्त में मालूम करना मुश्किल है। ठीक है, ये मालूम नहीं की जा सकती। इसी तरह दूसरी तीसरी फॉर्म बनती है डेल ई मल्टीप्लाई डेल टी इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, जो बताती है इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमिन एनर्जी एंड टाइम। एनर्जी और टाइम भी हम इलेक्ट्रॉन का मेजर नहीं कर सकते एक वक्त में। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज़ इसको मिला था। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है जी, क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ एटम, जिसमें हमारे पास हमने ये डिस्कस करनी है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ बात यहाँ से शुरू होती है कि इलेक्ट्रॉन कॉर्पस्कुलर नेचर रखता है। बोहर ने ये सजेस्ट किया था, और इस नेचर को जो डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग दोनों ने ख़त्म किया था, और ये कहा था कि डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है, दो नेचर उसके पास मौजूद होती है। एरविन स्क्रॉडिंगर ने इसी चीज़ को लेकर एक्सप्लेन किया 1926 में, ऑस्ट्रियन फिजिक्स था एरविन स्क्रॉडिंगर। इसने इसी पार्टिकल डुअलिज्म को एक्सप्लेन किया। यानी एक छोटे से छोटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, वो दो किस्म की नेचर दिखाता है, इसे डुअलिज्म कहते हैं। दो किस्म की कौन सी नेचर? एक ये कि इलेक्ट्रॉन वेव में मूव करता है, ठीक है, और दूसरी कि वो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर भी है। इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर तो पहले से ही साबित है कि वो पार्टिकल तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव कर सकता है, इस चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया गया है एरविन स्क्रॉडिंगर इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और इस मैकेनिक्स वेव मैकेनिक्स से हमें बहुत ही हेल्प मिलती है, और इसमें जो हमें स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन मिलती है, उस वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा हम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, उनकी जो एनर्जी चेंजेस आती हैं, उनमें जो एनर्जी लेवल्स हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स वाइब्रेट या रोटेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के ज़रिए। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशंस आपको याद रखनी है कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, 1, 2 और 3। उसके बाद डेरिवेशन आ जाती है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन क्या है, इसको हम डिराइव कैसे करते हैं, इसकी इक्वेशन क्या है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन।
लास्ट लेक्चर्स में मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ से करता हूँ, ताकि ये सारी इक्वेशन है डिराइव करनी है हमने, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको ज़रा सेंड कर दूँ, अटेंडेंस भी सेंड करनी है और ये भी।
हाँ जी, ये कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। ये भी मैंने डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ाए हैं आपको। और यहाँ पे ये देखें ज़रा, लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, साइन 4x लिखा हुआ है। ठीक है, आपको साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करनी आ गई है। साइन एक्स के डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 4x, इसका हमने डिफरेंशिएशन लेना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, कॉज, और आगे जो भी इसके ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है 4x, वो फंक्शन इसके साथ आ जाएगा, cos 4x। और अब इस ब्रैकेट वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। अब 4 क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, और इस x पे डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो क्योंकि ये सेम है इसलिए ये कट के 1 बन जाएगा, और 1 से 4 मल्टीप्लाई हो भी जाए तो वो 4 1 ज़ा 4 ही रहता है। तो इस 4 को हम शुरू में लिख सकते हैं, मल्टीपल में है तो ये हम लिख देंगे 4 cos 4x, इसका आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर 4 cos 4x। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें, एक और मैंने थोड़ा सा मुश्किल वाला लिखा है, cos 2 pi x ओवर लैम्डा, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। तो बिल्कुल उसी तरह से cos का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि ये c से शुरू हो रहा है इसलिए होगा माइनस साइन। ठीक है, ये देखें आसान है, मुश्किल नहीं है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, सिर्फ माइनस लगा देना है बस। ठीक है, माइनस लगा देना, कॉस का डेरिवेटिव साइन, और इसके साथ माइनस लगेगा क्योंकि वो वर्ड सी से शुरू हो रहा है। ठीक है, अल्फ़ाबेट मैंने आपको याद दिलवाए थे। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है फंक्शन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, जो भी फंक्शन है वो साइन के आगे लिखा जाएगा, 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। और फिर इस ब्रैकेट वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, जैसे हमने ऊपर लिया था 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब इसमें 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी, लैम्डा भी, ये तीनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आंसर फिर क्या बन जाएगा, ये 2 पाई लैम्डा पहले लिख लेते हैं यहाँ पे शुरू में, तो ये बन जाएगा माइनस 2 पाई लैम्डा ओवर माइनस 2 पाई लैम्डा साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, ये इसका आंसर आ गया। तो ये है डेरिवेटिव। ठीक है, आपको ये डेरिवेटिव रूल्स याद रखने हैं, तभी आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। ये एक क्वेश्चन है, ये स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन वाला, इसको मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, हमने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव में मूव करता है। ठीक है, ये डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस था कि जिसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मूव करता है, वेव की फॉर्म में, वेव बनाते हुए मूव करता है। ठीक है, ऑर्बिट में मूव करता है और वेव बनाते हुए मूव कर रहा होता है ऐसे। ठीक है, हम उसी वेव को अपनी कॉपी पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, कॉपी पे ड्रॉ करते हैं ताकि हम इस चीज़ को थोड़ा इक्वेशन फॉर्म में समझ सकें, इक्वेशन डिराइव करने के लिए। तो हम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी डेरिवेशन है? स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस वेव में ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड आपको नजर आ रहा है, इसको हम साई से डिनोट करते हैं, साई, ये इस साइन को हम साई कहते हैं, साई। ठीक है, इस साइन को साई बोला जाता है। ये देखें, ये साई, इसके जो एम्पलीट्यूड है इसको हम साई कह रहे हैं। अब जिस एंगल पे ये हमें एम्पलीट्यूड मिला है उसको हम थीटा कह देते हैं, एंगल को। ठीक है, और इस का जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे हम कह देते हैं ए, कैपिटल ए। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, ए, थीटा, साई। अब इस ट्राइंगल में ये देखें, ट्राइंगल बन गई है ओ पी क्यू, एक ट्राइंगल बन गई है। इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं जो कि हमने ड्रॉ की है, कैसे ड्रॉ की है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से जाहिर करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वेव की फॉर्म में, वेव्स बनाते हुए ऐसे ऐसे।
ठीक है, वेव्स बनाते हुए मूव कर रहा है, और उसी वेव की एम्पलीट्यूड को हमने कह दिया साई। उस वेव लेंथ को, ये जो हमारे पास लेंथ आई है, उसको हम कह रहे हैं कैपिटल ए, और थीटा एंगल को जाहिर कर रहा है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये फार्मूला है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये जो ये वाली लाइन है इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये बेस होती है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है साई, ये पुट कर ली। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, ए, कैपिटल ए, वो भी पुट कर ली। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साई डिवाइडेड बाय ए। साई की वैल्यू क्या बन गई, ए साइन थीटा, ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये, आपने 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि s इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है। और इस डिस्टेंस को हम x से भी डिनोट करते हैं, x इज इक्वल टू वी टी, ये एक ही चीज़ है, x इज इक्वल टू वी टी या फिर s इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जब कोई चीज़ एंगुलर वेलोसिटी के साथ एक सर्कल में मूव कर रही होती है, तो तब वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस को हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा के साथ। जब कोई चीज एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, तो एंगुलर डिस्टेंस को हम थीटा से डिनोट करते हैं, एस या एक्स के साथ डिनोट नहीं करते, बल्कि उसको थीटा के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और टाइम टाइम ही रहता है, टी वो सेम रहता है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है, ना कि वेलोसिटी वी वाली। ठीक है, वी वेलोसिटी को हम किसके साथ रिप्लेस कर लेते हैं, ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी, एक एंगल के साथ मूव करती हुई जो वेलोसिटी बनेगी वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या बन गई है, ओमेगा टी। तो थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे ओमेगा टी, ये हमने थीटा की वैल्यू पुट कर ली ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी बन गया। अब यहाँ पे ओमेगा ये एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। ठीक है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा क्या है, सॉरी 2 पाई, ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, और टाइम टी वैसे का वैसे ही आगे नीचे। सो ये बन गई इक्वेशन ए साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, अब यहाँ मैंने न्यू की वैल्यू कहाँ लिखी थी, न्यू की वैल्यू मैंने नहीं लिखी यहाँ पे, चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ साथ में। न्यू की वैल्यू तो होती है v ओवर लैम्डा। ठीक है, न्यू का ये फार्मूला है, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, v वेलोसिटी और लैम्डा वेवलेंथ। न्यू का फार्मूला क्या है, v ओवर लैम्डा, और टाइम, ये देखें यहाँ से मैंने अगर इसको ये रिप्लेस करना है x के साथ, तो ये टाइम t ऐसे का वैसे ही, और ये वेलोसिटी से डिवाइड करवा लें x बाय v। ठीक है, तो ये वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटीज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सेम में कैंसिल हो गई। पीछे क्या बच गया, 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब इसमें हमने डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, ए एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज। अब आगे जो भी एंगल लिखा है उसी तरह सेम टू सेम लिख देंगे, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। फिर इसी एंगल का, इसी फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेना है,
डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। अगेन इसमें 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों चीजें तो बाहर आ जाएंगी। ये देखें बाहर आ गए। अब x का डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स सिर्फ x पे अप्लाई होगा, ठीक है, 2 पाई लैम्डा और डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये डी एक्स कैंसिल हो गया, तो पीछे 2 पाई लैम्डा जो है ये कांस्टेंट है, यानी ये मल्टीपल में हो रहा है, तो इसलिए ये शुरू में आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा। बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 2 ज़ार 4 पाई स्केयर ओवर लैम्डा स्केयर। ये नहीं करना, ये एंगल है, ये एंगल है और ये मल्टीपल फंक्शन है। मल्टीपल फंक्शन हमेशा एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम मल्टीपल में शुरू में ले आते हैं, 2 पाई लैम्डा ए कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है जी, ये आ गई। इसको इसी इक्वेशन को हमने दोबारा डेरिवेट करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने एक्स के लिहाज से इसको दोबारा डेरिवेट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, यही इक्वेशन थी ना हमारे पास, डी साई ओवर डी एक्स 2 पाई ओवर लैम्डा ए कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, ये इक्वेशन थी। इसी इक्वेशन का दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई किया जा रहा है। ये सारा स्क्रॉडिंगर ने काम किया हुआ है, ठीक है, स्क्रॉडिंगर ने सारी ये वर्किंग की थी। डी बाई डी एक्स इधर भी, डी इधर भी, तो ये देखें ये डी 2 बार आ गया तो ये डी स्केयर हो गया, डी एक्स ये 2 बार आ गया तो इसको हम डी एक्स का स्केयर लिख देंगे, तो ये डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर साई, यानी 2 बार डेरिवेटिव ले रहे हैं साई का, और उसका हमने आंसर निकालना है। देखें यहाँ देखें 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, लैम्डा भी और ए भी, ये तीनों चारों चीजें कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, उसको हम एज अ कांस्टेंट शुरू में लिख देते हैं। ये देखिए इसको उठा के मैंने शुरू में लिख दिया। अब कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस साइन, और जो भी फंक्शन लिखा है वो साइन के आगे लिख देंगे, और उसके बाद इसी फंक्शन यानी इसे थीटा यानी इस एंगल का हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। ये देख दोबारा डेरिवेटिव लेना है इसका, इसमें देखें कौन कौन कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो इन तीनों चीजों को बाहर निकाल देंगे, सिर्फ x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, dx बाई डी एक्स, तो ये आंसर 1 आता है, तो ये काट के 1 बनता है, इसलिए फिर यही कांस्टेंट हो गया, ठीक है। बाकी ये सारा सेम टू सेम, इस माइनस को मैंने शुरू में लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, बाकी ये सारा सेम है। अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक मल्टीपल फंक्शन है, तो मल्टीपल फंक्शन शुरू में ले आते हैं। हाँ, आप शुरू वाले नंबर के साथ इस मल्टीपल फंक्शन को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, पाई 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 स्केयर, लैम्डा 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 स्केयर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आंसर बनता है -4 पाई स्केयर लैम्डा स्केयर, ए वैसे का वैसे ही आ गया, साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन शुरू किया था यहाँ से, उसमें मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में हमने जहाँ से ये देखें पीछे साई की वैल्यू क्या है, ये देखें ये साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, तो ये हम जानते हैं कि ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा साई के बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको हम साई पुट कर लेते हैं, ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा लिखा हुआ है, इसको मैंने पुट कर लिया साई, क्योंकि मैं जानता हूं कि साई की वैल्यू जो है वो ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा है। इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, इसको कह लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यूजिंग डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली ने कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, यानी एच इज लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी के बराबर है, एच ओवर एम वी। अगर लैम्डा का स्केयर लिया जाए तो ये बन जाएगा एच स्केयर, ये बन जाएगा एम स्केयर और ये वी स्केयर। लैम्डा स्केयर क्यों लिया है, ताकि हम इस लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा स्केयर की वैल्यू पुट कर सकें। डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज करेंगे, उसमें लैम्डा स्केयर की वैल्यू है, इसलिए हम
लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी को स्क्वेयर कर लेंगे ऐसे, लैम्डा स्क्वेयर एच स्क्वेयर ओवर एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। अब इस एच स्क्वेयर ओवर एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर को इधर पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ये हमने पुट कर लिया, लैम्डा स्क्वेयर की वैल्यू पुट होगी। अब ये आपको पता है मैथमेटिक्स रूल है कि जब एक चीज डिवाइड में हो और फिर उसके डिवीजन में हो, ठीक है, यानी 2 बार डिवीजन में आ जाए तो वो चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है जी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर क्योंकि डिवाइड के डिवाइड में आ रही है इसलिए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। किसी का माइक ऑन है वो बंद कर लें। तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर मल्टीपल में आ गया और एच स्क्वेयर ये डिवाइड में है, ठीक है। अब इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं आगे। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लें अपना। हाँ जी। अब नेक्स्ट आपके पास इसमें हमने ये टोटल एनर्जी देखें, एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल वी के साथ नोट कर सकते हैं, कैपिटल वी। स्मॉल वी के साथ वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है, कैपिटल वी को पोटेंशियल एनर्जी के साथ डिनोट करते हैं। और इसको हम पी ई के साथ भी डिनोट कर देते हैं बस बात, ठीक है, पी के साथ। अब काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये फार्मूला है इसका। टोटल एनर्जी को हम ई कह लें, ठीक है, ई इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस वी। इसको वी भी कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, इसको हम कैपिटल पी के साथ भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी बुक के अंदर ये पी के साथ है, किसी बुक के अंदर ये वी के साथ है, तो इसका कोई मसला नहीं, आप इसके साथ डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वी स्क्वेयर को अलग करना चाह रहे हैं, इस वेलोसिटी वी स्क्वेयर को अलग करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए वी को हम इधर ले आएंगे, ये देखें, तो ये प्लस में है वहां जाके माइनस में हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m मल्टीप्लाई में है m इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल ली है, ये हमने कहाँ पुट करनी है, ये जो इक्वेशन बनाई है ना इक्वेशन नंबर 2, ये देखें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी है, अभी हमने लास्ट टाइम बनाई है। हाँ जी, सो ये देखें, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बनी है, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 2 में ये जो वी स्क्वेयर है इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, वी स्क्वेयर की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। अच्छा, इक्वेशन 2 में पुट करने से पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्या मतलब कि ये जो -4 पाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर साई लिखा हुआ है, इस सारी फॉर्म को उठा के हम इधर ले आते हैं इक्वल के परली साइड पे, ताकि ये प्लस में आ जाए। इक्वल के परली साइड पे ले गए हैं, प्लस में आ गई है, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं बचा, सारी चीज़ें उठा के हम इधर ले आए हैं, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में हो जाती है ना परली साइड में आके। तो अब ये वी स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है यहाँ पे, इधर पुट कर लेते हैं वी स्क्वेयर की वैल्यू, इस इक्वेशन को 2 भी यहाँ पुट करते हैं। और डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर एम स्क्वेयर, अब हमने सारी वैल्यूज वही है, सिर्फ वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी है, 2 इंटू ई माइनस वी एम साई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम इसको इस थोड़ा सा अरेंज करते हैं, देखें ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 4s आर 8, पाई स्क्वेयर ऐसे कैसे ही आ जाएगा, एच स्क्वेयर ऐसे कैसे ही आ जाएगा, एम ये एम स्क्वेयर है और ये एम डिवाइड में है, तो ये एक एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये सिर्फ एक अकेला एम बच जाएगा, ये एम स्क्वेयर एम से कैंसिल हो गया।
तो ये बन जाएगी m 2, ये 2 मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया ना, e माइनस वी आ गया साई। ये कहते, इसे कहते हैं स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ये डिराइव हो गई। इसे कहते हैं स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन पार्टिकल। वन डायमेंशन, कि अगर पार्टिकल सिर्फ एक डायमेंशन में मूव कर रहा हो, अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग वाई एक्सिस या फिर अलोंग जेड एक्सिस, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर वो वेव्स बनाते हुए मूव कर रहा है, तो वो हमें ये इक्वेशन एक्सप्लेन करेगी सारी बातें, कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, उसमें कौन सी जगह पे वो प्रेजेंट है, एटम की किस जगह पे है, किस वक्त में वो किस जगह पे है, मतलब बहुत सी चीज़ें हम इस इक्वेशन के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं ना, आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये सारे जो क्वांटम नंबर्स हैं ये इसी से डिराइव किए गए हैं, इसी इक्वेशन से, वन डायमेंशन इक्वेशन ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एक्सिस में सिर्फ ओनली वन डायमेंशन में मूव नहीं करता, बल्कि वो 3 डायमेंशन में मूव कर सकता है। एक्स एक्सिस भी मूव करता है, उसी वक्त वो वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है, और फिर वो जेड एक्सिस भी मूव करता है। यानी वो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, बल्कि 3 डायरेक्शन में मूव करता है। तो थ्री डायमेंशन के लिए ये इक्वेशन आपके पास हम बनाते हैं, 3 डायमेंशन इक्वेशन, ये वाली। इस डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके साथ? करली स्केयर, इसको कहते हैं करली। ठीक है, इसको हम करली बोलते हैं, या इसको पार्शियल भी बोलते हैं, दोनों आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस साइन को करली भी या फिर पार्शियल भी बोल सकते हैं। तो मैं पार्शियल कह लूं, पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल वाई स्केयर, प्लस पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल जी स्केयर। इन तीनों के साथ आप साई को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इस साई को। बाकी यही सारी बाकी सेम है। ठीक है, 8 पाई स्केयर एम ओवर एस स्केयर ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं 3 डायमेंशन स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, 3 डायमेंशन स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये जो पार्शियल स्केयर और पार्शियल एक्स स्केयर, पार्शियल स्केयर और पार्शियल वाई स्केयर, पार्शियल स्केयर और पार्शियल जी स्केयर है, ये डेल्टा स्केयर के बराबर होती है। इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, आई नो, बस यही टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री के थोड़े से मुश्किल टॉपिक्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद आपको आसानी होगी, इसके बाद टॉपिक्स मुश्किल नहीं आएंगे। बस ये 1-2 टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बुक से डेरिवेशन है आपकी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है ए साइज इक्वल टू ए। अब ये कि यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने पुट कर दी है, तो आपको समझ नहीं आनी थी कि ये डायरेक्ट कैसे आ गई है। ठीक है, तो मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, साइज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा है, और उसमें फिर इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा का डेरिवेटिव लेना है, तो ये डेरिवेटिव हमने लिया। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, और उसको ये फॉर्म बनती है, और फिर ये फॉर्म बन जाती है, और फिर उसको माइनस वाली हम इस साइड ले आते हैं, प्लस में बन गई। ठीक है, और फिर प्लस में बनाने के बाद इसको फिर हम आगे फर्दर लैम्डा की जो वैल्यूज़ हैं, यानी जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, उसको यूज़ करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, लैम्डा का स्केयर लगाते हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्केयर है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वी वी यहाँ पे ई के साथ हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और वी स्केयर की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं 2E/m। तो ये सारी वो इक्वेशन है, इन्होंने थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में सॉल्व की है। ठीक है, आप ये वाली फॉर्म करना चाहते हैं ये वाली कर लें, आपको वो वाली आसान लगती है जो मैंने करवाई है वो वाली कर लें। उसकी पिक्चर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप अपनी नोटबुक पे उसके सारे नोट डाउन कर लें, और आपको ये लेक्चर भी अवेलेबल होगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, तो ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे देखें, इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को पी के साथ डिनोट किया है, और काइनेटिक एनर्जी को ई के साथ कर लिया। ठीक है, तो सर जी, सर इस लेक्चर के ना जो है ना लिंक आप सेंड कर दीजिएगा जनरल में। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा।
इसे कहते हैं स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन, ठीक है। और 3 डायमेंशन के लिए हमने अभी बताई कि 3 डायमेंशन के लिए ये देखें मैं, ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल जी स्क्वायर, साई 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 साई, और फिर बाकी सारी वही इक्वेशन है, ठीक है। आपको आई थिंक सो वही आसान लगेगी जो मैंने पढ़ा दी है, तो वहीं से आप कर सकते हैं इस टॉपिक को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, और इसके ये देखिए, ये मैं कह रहा था कि इसे हम लेप्लाशियन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। हैमिल्टोनियन तो बाद में, ये हैमिल्टोनियन आएगा, ये लेप्लाशियन। हाँ जी, ये डेल स्क्वायर है ना, ये देखें, ये जो मैंने लिखा है ना, पार्शियल और पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल जी स्क्वायर, पार्शियल जेड स्क्वायर, इस सारे को हम बोल सकते हैं डेल स्क्वायर। इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रैकेट वाले फंक्शन को डेल स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसको लेप्लाशियन ऑपरेटर बोला जाता है। ये लेप्लाशियन ऑपरेटर भी इसी तरह का एक डेरिवेटिव फंक्शन है। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ना, डेरिवेटिव ऑपरेटर है, लेप्लाशियन ऑपरेटर है, इंटीग्रल ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये सारे ऑपरेटर्स मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, ये जो छोटे छोटे साइन होते हैं ना, प्लस का साइन का मतलब होता है प्लस करना, जमा करना, ये ऑपरेटर है, पॉजिटिव ऑपरेटर है। इसी तरह नेगेटिव ऑपरेटर माइनस वाला, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर होता है, डिवाइड वाला ऑपरेटर होता है। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ये भी ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। डेल स्क्वायर इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू है पार्शियल और पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल और पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जगह पे मैं फिर ये डेल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसको हम लैप्लाशियन ऑपरेटर बोलते हैं ये। और इसी तरह इसको एक और फॉर्म, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक और फॉर्म, ये भी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर्म है। एक और फॉर्म कैसे बनती है, ये देखें, ये कि हमने इसमें ई साई इज इक्वल टू, इसको मैंने अरेंज किया है, ठीक है, इस इक्वेशन को, जिसमें मैंने डेल स्केयर को मैं उठा के उधर ले गया हूँ, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में आ गई। फिर एच स्केयर यहाँ पे डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल के परली साइड पे। और 8 पाई स्केयर एम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएंगे, ये देखें इक्वल के परली साइड पे आ गई ना सारी चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें उठा के हमने परली इक्वल की उस तरफ ले गए हैं। तो आपने सारी चीज़ें उस तरफ लेके जानी है, और सिर्फ यहाँ पे ई और साई बचाना है। ई साई को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेना, ई साई और पी साई, सारी चीज़ें को उठा के उधर ले जाएं, सिर्फ ई साई आपने इधर छोड़ देना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन की फॉर्म बनती है, जिसे हम, जिसमें ये जो चीज़ है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है, ये आपके पास किसके बराबर है, ये एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बराबर है, जिसको हम कैपिटल एच के साथ डिनोट करते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो इस सारी ब्रैकेट वाली चीज़ की जगह पे हम कैपिटल एच भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्योंकि ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बराबर है। तो अगर उसकी जगह पे एच लिख दिया जाए तो ये आपके पास आ जाएगा ई साई इज इक्वल टू एच साई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। ये भी एक स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डिराइव द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, डिराइव द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आपको ये फॉर्म डिराइव करनी होती है, ई साई इक्वल टू एच साई, ठीक है। सो आज का लेक्चर हमारे यहीं तक है, यहाँ तक अगर आप सर जी। सर मैंने भी इसके बारे में पूछना था, वो नहीं हुआ था मैंने तो फिर बाद में मैंने जब ओपन किया था तो गया था, तो मैंने वही वाला सॉल्व करके सबमिट कर दिया था। तो सर वो चेक हो जाता है या मुझे दोबारा देना पड़ेगा नए वाला? 826 रोल नंबर मैं आपका ये देख के बताऊंगा, मैंने देखा नहीं है उसको, उसका मैं आपको देख के बताऊंगा कि वो उसमें चेक हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ठीक है। सर और किसका क्विज नहीं हो सका? जी 804 क्या पूछना चाह रहे हैं? सर जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये हमें अलग से क्वेश्चन आता है या फिर दूसरी डेरिवेशन के अंदर इसको भी ऐड करेंगे अगर लॉन्ग आया? ये डेरिवेशन के अंदर ही ऐड करना है, अगर लॉन्ग आता है ना तो ये अंदर ही ऐड करना है। ठीक है सर। सर और आपने ये ना क्वांटम से पहले क्या पढ़ाया है? हमने लेट ज्वाइन किया था तो उसका पता ही नहीं है। इससे पहले मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया है, और वो भी रिकॉर्डेड है लेक्चर, वो आपको मिल जाएगा, मैं सेंड कर दूंगा इसका लिंक आज। मिलते हैं।
जी सर रिकॉर्डेड लेक्चर से ही मिलते हैं। आज मिलेगा। मैं आज कर दूंगा सेटिंग इसकी आज। ओके। जी, आज मिल जाएगा। जी और कोई क्वेश्चन? जी और किसका क्विज नहीं हो सका था 826 के अलावा? क्विज सब बच्चों का हो गया था? नो सर, हाँ जी। मेरा नहीं है। रोल नंबर आपका क्या है? 22। ओके 22। आपका क्या मसला बना था बेटा? क्विज क्यों नहीं दिया? मैंने दिया था सर, दिया था, याद है। ओके ठीक ठीक ठीक। सिर्फ 826 का रह गया है। चले मैं आज करता हूँ। नहीं तो 826 आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और अगर क्विज़ आपका यहाँ पे सॉल्व ना हो सका तो फिर मैं इसको दोबारा यहाँ पे अगेन आपका क्विज़ लेता हूँ, ठीक है। आज ही क्विज़ हो जाएगा आपका। तो वो टाइम फिर मैं आपको बता दूंगा कि आज ही वो क्विज़ लेना है मैंने, और फिर उसको डन करके हम किसी भी वक्त उसको फाइनलाइज करके मैंने लिस्ट जमा करवानी है आज। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो सर आपने कहा था आउटलाइन सर्च कर लें, वो मुझे नहीं मिली, आप लिंक पे भेज देंगे?